नमस्कार साथियों, मैं रवि वर्मा आप सभी का एपेक्स कैरियर मेकर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीएसएससी सीजीएल पीटी बीएसएससी के द्वारा आयोजित की गई दूसरी सीजीएल की जो परीक्षा थी उसके पहले शिफ्ट के क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहे हैं। इस सीजीएल की इस सेक्शन में मतलब बीएसएससी सीजीएल की जो ये परीक्षा के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे उसको दो भागों में करेंगे, जैसे कि अन्य क्वेश्चंस को भी हमने किया है। तो पहले भाग में हम लोग कुछ 25 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। पहला सवाल है बिहार पंचायती राज अधिनियम। अब आपको तो ये आइडिया लग ही गया होगा कि पंचायती राज से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है ना। तो जरा बताएं तो बिहार पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना यानी जो पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत 5 वर्षों के लिए ये गठित की जाती है, लेकिन इसकी गणना कब की जाती है? हमारे पास विकल्प है। पंचायत निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि की जाती है, यानी कि चुनाव के पहले जो निर्वाचन की तिथि होती है वो, या पंचायत की पहली बैठक की तिथि से, पंचायत निर्वाचन के परिणाम घोषित करने से, या कोई नहीं। सही उत्तर है पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। इस पंचायती राज के इस प्रक्रिया यानी कि पहला जो प्रश्न है उसका उत्तर हो जाएगा बी। तो इससे थोड़ा सा जुड़ा हुआ फैक्ट समझते हैं, अगले स्लाइड में। सबसे पहले इससे जुड़ा हुआ फैक्ट है 5 साल की अवधि की होगी, ये पहला सवाल हो सकता है। दूसरा सवाल, ग्राम सभा की नियमित बैठक 3 महीने में होती है। ये पीछे के सेट में यह प्रश्न आ चुका था। ग्राम पंचायत की कार्य संचालन की बैठक हर 2 महीने में एक बार होगी, यह भी पूछा जा चुका है, ध्यान में रखना है ना। शपथ ग्रहण को संबंधित लेकर अगर बात की जाए, यह बैठक आमतौर पर निर्वाचित मुखिया, उप मुखिया और वार्ड सदस्यों द्वारा शपथ लेने के बाद जिससे वे कार्यभार संभालते हैं। ठीक है, अभी ये जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर यहां मिल जाएगा आपको। ग्राम सभा की बैठक अधिनियम की धारा 3 के अनुसार ग्राम सभा सभी मतदाताओं की सभा की बैठक हर 3 महीने में कम से कम एक बार होनी चाहिए और एक साल में कम से कम 4 बैठक होनी चाहिए। बैठकों की संख्या, ये प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, आने वाले सेट में भी मिलेगा और बहुत उम्मीद है 2026 की सीजीएल परीक्षा में भी ये मिल जाए। ठीक है, बिहार पंचायत राज कार्य संचालन नियमावली 2015 के अनुसार ग्राम पंचायत को अपने काम के लिए हर 2 महीने में कम से कम एक बार बैठक करनी होती है, जिसकी तिथि और समय मुखिया तय करते हैं। ये पावर किसको दिया गया है? मुखिया को दिया गया है। संक्षेप में, पहली बैठक चुनाव प्रक्रिया पूरी होने और प्रतिनिधियों के चुने जाने के बाद होती है और यह पंचायत के कार्यकाल की शुरुआत होती है, जबकि नियमित बैठकें ग्राम सभा और पंचायत के सुचारू संचालन के लिए होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्नगत कंसेप्ट से आप यदि कोई प्रश्न आगे बनता है तो बनाने में सफल हो पाएंगे। चलते हैं दूसरे प्रश्न के लिए। दूसरा प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है और आसान सवाल है। राज्यसभा के संदर्भ में, यानी कि हमारे संसद के 3 हिस्से, ये भी सवाल है। हमारे संसद के 3 हिस्से, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, सवाल आगे बढ़ाते हैं। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा से जुड़ा हुआ आपको मैं बताऊं कि राज्यसभा का बाय डिफॉल्ट चेयरमैन कौन होता है? तो बाय डिफॉल्ट चेयरमैन होता है हमारा वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, गलत है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विश्वास मत राज्यसभा में लाया जा सकता है? नहीं, विश्वास मत से सरकारें
गिर जाती हैं, अगर पास नहीं हो पाई, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गई थी, यहाँ भी क्या होगा, लोकसभा। प्रश्न क्या पूछा था, राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो दोनों तो गलत है ना। राज्य सूची की, राज्य सूची, तीन प्रकार की सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यहाँ राज्य सूची की बात कही जा रही है। राज्य सूची की किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। ये विकल्प सही है। चौथा विकल्प भी देख लेते हैं, धन विधेयक राज्यसभा में नहीं लोकसभा में लाया जाता है और नहीं पारित होने के केस में ये सरकार को गिरा देती है, और धन विधेयक लाते समय आपको लोकसभा अध्यक्ष का भी मंजूरी होना चाहिए, राष्ट्रपति की मंजूरी भी होनी चाहिए। करेक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में, राष्ट्रीय प्रतीक पर एक सवाल पूछा ही जा रहा है, कभी एकदम सीधा पूछ दे रहा है और कभी थोड़ा सा गहराई वाला सवाल पूछ रहा है। सीधा पूछने का मतलब पूछ दे कि अच्छा लोटस यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय फूल है उसके बारे में, या शेर है, या फिर बाघ है, या फिर कुछ अन्य, लेकिन ये थोड़ा गहराई से लिया गया है। राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई, यानी आप देखते होंगे ना, ये जो चौड़ाई और लंबाई का मतलब हुआ, जो 3 पट्टियां होती हैं, लंबाई और ऊपर से चौड़ाई, है ना, तो बोलता है चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 होता है, ये सही है। राष्ट्रीय झंडे के चक्र के आरों में जो तिलियां हैं उसमें 24 तिलियां होती हैं जो दिन के 24 घंटे, है ना, ये भी सही है। राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदनगढ़, अब ये जो सवाल है थोड़ा कंफ्यूजिंग इसलिए दे दिया कि ये जो अशोक स्तंभ है जिसमें आप वो 4 शेर दिखाई देता है, वो तो आप हर जगह देखते हैं। लौरिया नंदनगढ़ चूंकि बिहार में है तो कंफ्यूजन के लिए दे दिया, लेकिन ये जो आंसर है, ये जो विकल्प है वो गलत है। सही है, सारनाथ से लिया गया था। राष्ट्रीय धुन बजाने की पूर्ण आधिकारिक अवधि 52 सेकेंड है, और आप संक्षिप्त भी होता बजा सकते हैं 12 सेकेंड में, ये भी सही है। यानी कि सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, और इसका एक्यूरेट यानी कि सबसे सटीक एनालिसिस क्या है देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां से सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष से लिया गया है, जिसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको जो अशोक स्तंभ है वो 3 इसमें शेर दिखाई देते हैं, क्योंकि इसके पीछे भी एक शेर है, तो आप किसी भी दिशा में जाकर देखेंगे तो 3 दिखाई देगा और एक नहीं दिखाई देगा। और ये क्या है, शक्ति, साहस और गर्व का प्रतीक है। लेकिन इस पूरे की व्याख्या करेंगे तो इसमें और भी बहुत फैक्ट है, जैसे कि सत्यमेव जयते, और सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये भी कितनी दफा सवाल पूछा है। ठीक है, इसके साथ साथ इसे यह भी आपको समझना होगा कि इसके साथ साथ एक घोड़ा, एक बैल और एक चक्र है, जिसमें घोड़ा और बैल शक्ति का और चक्र प्रगति का प्रतीक है। यानी कि आपको यहां से 3-4 सवाल, सारनाथ से लिया गया, कब इसे अपनाया गया, इसमें और क्या लिखा गया है, और इसके साथ साथ अन्य कौन से पशु जैसे घोड़ा और बैल शक्ति के, और जो चक्र है वो प्रगति के चिन्ह है। ठीक है, तो एक प्रश्न कीजिए जरूर, लेकिन उससे जुड़े हुए अन्य तथ्यों को भी एनालिसिस करते हुए चलिए, आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद, तो देखो इसके लिए है 1/10 यानी कि 10%, तो 543 सदस्य हैं लोकसभा में, 543, तो 543 के हिसाब से 54.3, यानी कि आपको 55 सदस्य होने चाहिए। कितने सदस्य होने चाहिए, 55 सदस्य होने चाहिए। कितने सदस्य होने चाहिए, 55 सदस्य। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक इंफॉर्मेशन मैं दे दूं थोड़ा विपक्ष को लेकर, तो मैं आपको बताऊं कि शुरुआत के जो चुनाव हो रहे थे जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस बहुत अच्छी पोजीशन में थी, तो उस समय विपक्ष जो थे
वो होते ही नहीं थे, यानी विपक्ष के जो नंबर्स होने चाहिए थे 55 सांसद, वो हो ही नहीं पाते थे, यानी 10%, 1/10 नहीं हो पाते थे। ऐसा संभवतः राम सुभग सिंह, जो 1968-69 के आसपास शायद मिला था उन्हें मौका, और जब जनता पार्टी की सरकार आई थी तब विपक्ष के नेता को कैबिनेट के मिनिस्टर के बराबर का दर्जा मिला गया था। और आपको मैं बता दूं, एक सही लोकतंत्र में जितनी भूमिका चुनी हुई सरकार की होती है, उससे कहीं ज्यादा भूमिका विपक्ष के नेता की भी होती है। ये काफी महत्वपूर्ण पद है। चलते हैं। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। ग्राम पंचायत का, ठीक है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? तो इसके लिए है 7 दिन। छोटी छोटी जानकारियां जो हैं वो पूछा है। पंचायती राज अधिनियम को बढ़िया से पढ़ के जाइए, यहाँ से एक दो सवाल आएगा ही आएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? तो इसका उत्तर तो हो जाएगा सी, 1952। लेकिन से जुड़ी हुई एक रोचक कहानी में बता दूं। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। इसकी जो संविधान सभा ने पूर्णता से जो बनाने की बात है वो 26 नवंबर 1949 को ही था, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। और उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो उन्हें राष्ट्रपति मनोनीत किया गया। लेकिन अभी चुनाव होने बाकी थे। चुनाव आयोग का गठन हुआ। चुनाव आयोग अलग अलग जगहों पर जाकर मतदाता सूची में लोगों के नाम को ऐड ऑन करने लगा। लेकिन भारत के पारंपरिक समाज में कितनी दफा या जो नाम जो था उसमें एक अजीब सी त्रुटि देखने को मिली। बहुत सारी महिलाओं ने अपने नाम नहीं बताए, बल्कि अपने नाम की जगह पर अपने घर के पुरुष सदस्यों से पहचान बताया, जैसे अमुक व्यक्ति की माँ या अमुक व्यक्ति की पत्नी। इसका नतीजा हुआ कि वो पूरा का पूरा चुनावी प्रक्रिया ही विलंब हो गया, है ना। हिमाचल में पहला वोट पड़ा था और ये प्रक्रिया पूरे साल भर चली थी। 1951 से जो चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई थी वो 1952 में खत्म हुई थी, और 1952 को इसीलिए पहला चुनाव होने का वर्ष माना जाता है। तब से लेकर भारत में 18 बार चुनाव हो चुके हैं। अभी जो 2024 में चुनाव हुआ उसे 18वीं लोकसभा चुनाव कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, बिहार 2025 में चुनाव से गुजरा है। यहाँ विधानसभा का कौन सा क्रम है? विधानसभा चुनाव को बढ़िया से करके जाइएगा। इसमें विपक्ष के नेता कौन है, कौन सी पार्टी को कितने वोट आए, चुनाव आयोग ने क्या क्या किया, तमाम चुनाव परिणाम के बाद किसको कौन सा पद मिला, ये तमाम बातें, प्रोटेम स्पीकर कौन था, ये सारी बातें आपको करके जानी चाहिए। यहाँ से सवाल बनेगा। अगला है, मनरेगा योजना में प्रशिक्षित और अर्ध प्रशिक्षित मजदूरों की मजदूरी पर केंद्र और राज्य के व्यय का अनुपात क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। मैंने कहा कि यह सेट जब मैं देख रहा था थोड़ा कहीं कहीं से गहराई का क्वेश्चन लिया था। मनरेगा जो था वो पहले नरेगा था, बाद में इसे मनरेगा महात्मा गांधी से जोड़कर देखा गया, क्योंकि महात्मा गांधी के जो विचार हैं वो भारत के प्रशासन में दिखाई देते हैं। ये वैसे लोगों के लिए था जो प्रशिक्षित या अर्ध प्रशिक्षित थे, काम की तलाश में थे। तो इसे केंद्र और राज्य ने मिलकर ठीक करने की कोशिश की। केंद्र और राज्य का ये वहन करने का था। इसमें 90:10, यानी कि अगर 100 रुपए खर्च होता है व्यय में तो 90 रुपए केंद्र सरकार देगा और 10 रुपए राज्य सरकार देगा। मनरेगा से संबंधित कुछ और बातों को देख लेते हैं। मनरेगा जिसका पूर्ण स्वरूप, कभी कभी यह भी आ जाएगा कि मनरेगा का विस्तारित नाम लिखें तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है। ये एक श्रम कानून था जो लोगों को, यानी जो शिक्षित या अर्ध शिक्षित, कुशल या अकुशल अकुशल श्रमिक थे, उन्हें 100 दिन की काम की गारंटी देता है। हाउ मच डेज? 100 डेज, ठीक है। और इसमें सड़कें निर्माण, तालाब, कुएं का निर्माण होता है। कोई व्यक्ति यदि काम चाहे तो 15 दिन के अंदर उसे काम मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा, ठीक है। रोजगार की गारंटी था 100 दिन का। काम का प्रकार
कुशल और कुशल दोनों के लिए था। आवेदक के घर से 5 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए और एक न्यूनतम मजदूरी का भुगतान होना ही चाहिए। यानी हर राज्य का एक मिनिमम प्राइस है, वेजेज है, वो मिलना है। बेरोजगारी भत्ता 15 दिनों पर। ग्राम पंचायती द्वारा ठेकेदारों की भागीदारी में प्रतिबंधित था, है ना। महिलाओं को सशक्त बनाना, शहरी प्रवास कम करना, सामाजिक इक्विटी को बढ़ावा देना। और जो ये नाम मैंने बताया ना, पहले नरेगा, बाद में ये मनरेगा हो गया। तो 2005 में ये नरेगा था और 2009 में मनरेगा था। मुझे ठीक ठीक याद है कि बिहार से यूपीए गवर्नमेंट की सरकार थी और बिहार से राष्ट्रीय जनता दल के एक सांसद थे डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह, वैशाली से चुनाव जीत कर जाते थे। उन्होंने इस कार्यक्रम को काफी बढ़ चढ़कर प्रस्तुत किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट और, विश्व बैंक ने इसे ग्रामीण विकास का तार्किक उदाहरण कहा था। ग्रामीण विकास में ये काफी अहम भूमिका निभाएगा, ऐसा विश्व बैंक का मानना था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई? देखिए, अब तो प्लानिंग कमीशन नहीं रहा। प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया है। नीति आयोग मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, प्लानिंग कमीशन पंचवर्षीय योजनाओं को चलाता था, लेकिन फिर भी ये पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं वो एक फेवरेट जोन बना रहता है। वो जीएस के पेपर में एक दो सवाल यहाँ से आ ही जाता है। पंचवर्षीय योजनाएं जैसे कहाँ से ली गई, तो सोवियत संघ से ये लिया गया था, है ना। सोवियत संघ की ये प्लानिंग थी पंचवर्षीय योजनाएं। ये जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं वो, उनका टाइमलाइन आपको करके जाना है, उनका टाइमलाइन करके जाना है। दूसरा, इसके बनाने वाले कौन थे, यानी कि ये जो थॉट है हर पंचवर्षीय योजना का, वो किसके द्वारा दिया गया था, यह भी पूछता है। फिर उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, ये भी पूछता है कि ये पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं इनका उद्देश्य क्या था। प्रश्न में जो पूछा है कि कौन सी योजना अनावृष्टि यानी कि बारिश नहीं होना, सूखा, और 2, तो ऐसा टाइमलाइन जो है भारत में चाइना युद्ध और पाकिस्तान का युद्ध 1965 का, ये दोनों आता है। और उस समय तीसरी पंचवर्षीय योजना थी और सही में यह समय था काफी चुनौती का। और उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री थे। लाल बहादुर शास्त्री का देहांत 1966 में हो गया था। तो ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है ये काफी इंटरेस्टिंग है ना। इससे संबंधित थोड़ी बात समझ लेते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व में 61 से 66 तक की अवधि के लिए किया था। तो 61 में तो जवाहरलाल नेहरू थे और 64 में इनका देहांत हो गया था। 64 में लाल बहादुर शास्त्री को बनाया गया था प्रधानमंत्री। 65 में हमने एक युद्ध लड़ लिया था। 62 में चाइना से लड़ाई हो गई थी और बीच में सूखा भी था, है ना। इस योजना का आयोग के उपाध्यक्ष डी.आर. गाडगिल। और अच्छा, एक बात मैं बता दूं कि योजना आयोग का जो अध्यक्ष बाय डिफॉल्ट प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उपाध्यक्ष जो थे वो डी.आर. गाडगिल थे। और डी.आर. गाडगिल जाने माने इकोनॉमिस्ट थे और इन्होंने इस तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा था। पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो सिर्फ कृषि को लेकर थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना इंडस्ट्री को लेकर थी, लेकिन तीसरी योजना दोनों को लेकर आगे बढ़ने की थी, है ना। कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर जोर दिया गया था। इसमें 1965 का लड़ाई और 1962 का लड़ाई दोनों था और इसकी वजह से काफी अस्थिरता आई थी। और इसी समय में अस्थिरता को निपटने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए उस समय के तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान का। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार में किसान सभा की स्थापना। मैंने कहा ना कि बिहार में कुछ ऐसे नाम हैं जो आपको करके जाने ही चाहिए, सवाल पूछेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, जयप्रकाश नारायण से, और अब सहजानंद सरस्वती से, है ना। सहजानंद सरस्वती जो किसान सभा की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, है ना। सहजानंद सरस्वती के बारे में जानकारी जो आपको प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है, मैं वही बात को रखूंगा। सहजानंद सरस्वती जो थे वो स्वतंत्रता सेनानी भी कह सकते हैं, या फिर यह उन्हें कहा जा सकता है कि ये सामाजिक परिवर्तन के प्रणेता के रूप में भी नहीं दे सकते हैं, है ना। उत्तर प्रदेश के मूलतः ये रहने वाले थे। 1889 में जन्मे थे, 1950 में इनका देहांत हुआ था, है ना। 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का इन्होंने गठन किया था
1936 में, अप्रैल 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। जमींदारी प्रथा को समाप्त करना, ग्रामीण ऋण रद्द करना जैसे इन्होंने मांग रखी थी, है ना। 1937-38 में बर्खास्त आंदोलन, इस पेज को एक बार ध्यान से पढ़कर जाइएगा क्योंकि यहां से बहुत सारे सवाल निकलेंगे। बिहार में आप आएंगे तो पटना के आसपास बिहटा है। सहजानंद सरस्वती ने बिहटा की डालमिया शुगर मिल में सफल संघर्ष का नेतृत्व किया था। भारत छोड़ो आंदोलन में ये गिरफ्तार हुए थे, है ना। 28 अप्रैल का दिन अखिल भारतीय किसान सहजानंद दिवस के रूप में मनाया गया था, है ना। तो ये तमाम जो बातें हैं इनसे जुड़ी हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि सहजानंद सरस्वती अपने जीवन के पड़ाव में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित फॉरवर्ड ब्लॉक के भी सदस्य थे। ये भी फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं। 1860 में प्रकाशित नील दर्पण। तो बंगाल में क्या था कि नील की खेती शुरू हुई थी और उससे वहां के किसानों के जो आर्थिक हालात थे वो काफी खराब हो गए थे। और दूसरी तरफ एक बात और हुई थी, और वो क्या हुआ था कि किसानों के हालात तो खराब हुए हुए थे, बल्कि जो सामाजिक ताना बाना था वह भी बिगड़ चुका था। तो इससे यह एक प्रक्रिया के तहत होता था। इस सभी प्रक्रिया को लोगों को समझाने के लिए एक नाटक लिखी गई थी, नील दर्पण। नील दर्पण क्या है? एक नाटक है। और इस नाटक के जो लेखक थे, बंगाली भाषा में इसे लिखी गई थी और दीनबंधु मित्रा ने इसे लिखा था। दीनबंधु मित्रा ने इसे लिखा था। बाद में ये अपार सफलता प्राप्त किया तो इसका अंग्रेजी संस्करण आया, और अंग्रेजी संस्करण माइकल मधुसूदन दत्ता ने लिखा था। अंग्रेजी संस्करण माइकल मधुसूदन दत्ता ने लिखा था। ठीक है। तो नील दर्पण बीपीएससी का भी फेवरेट सवाल रहा है, कितनी दफा पूछ चुका है। ठीक है। तो जो एडीओ वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक सवाल आ सकता है। नीचे दी गई कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है? बहुत सारी समितियां हैं, उनमें पंचायती राज से संबंधित बलवंत राय मेहता कमेटी है। और बलवंत राय मेहता कमेटी को थोड़ा देख लेते हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी अब यहां से क्या क्या सवाल पूछेगा? सबसे पहला तो पूछेगा सवाल कि ये बलवंत राय मेहता कमेटी क्या है? तो स्थानीय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के लिए कब? 1957 में। ठीक है। भारत की त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की सिफारिश के लिए प्रसिद्ध है। इसे जो लोकतंत्र में जो सत्ता है, पावर है, उसका सेंट्रलाइजेशन ना हो सके, आम आदमी को जोड़ा जा सके। ठीक है। इसका उद्देश्य था सामुदायिक विकास कार्यक्रम सीडीपी, इससे भी एक सवाल पूछा हुआ है ना। पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना, कभी कोई पूछ देगा कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना, क्योंकि पंचायती राज पर और भी कमेटियां बैठी है ना। त्रिस्तरीय संरचना का श्रेय जाता है ना, जिसमें ग्राम स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव होगा, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। अप्रत्यक्ष चुनाव में जैसे आप ब्लॉक में प्रमुख का पद देखते हैं, है ना। जिला परिषद में भी अप्रत्यक्ष चुनाव होता है जिला स्तर पे, है ना। और मूल विचार, तो आपसे एक सवाल और पूछेगा कि 3 स्तरीय में किसमें प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? तो ग्राम स्तर पर। ठीक है। इसका परिणाम क्या हुआ? भारत में आधुनिक पंचायती राज की नींव रखी गई। राजस्थान 1959 में इसे अपनाने वाला पहला राज्य था। राजस्थान का नागौर जिला, राजस्थान का नागौर, नागौर स्थान है, नागौर, नागौर, यहां पर पहली दफा हुआ था शुरू ये। ठीक है। लेकिन फिर बाद में ये सशक्त रूप से 73वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन से ये और मजबूत होता है। चलिए ठीक, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी सब कोई मिलजुल कर काम कर सके, ये लोक भागीदारी। सी नंबर विकल्प इसका उत्तर होगा। इससे जुड़ी और थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कॉमन डेवलपमेंट प्रोग्राम 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था। ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार करके ग्रामीण समुदायों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये विविध सेक्शन का सवाल है। पुरस्कार, सम्मान, पुस्तकों के नाम, है ना। तो ये जो है क्रीड़ा प्रशिक्षण के दिया जाता है। क्रीड़ा से और भी बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे
अर्जुना पुरस्कार आपको करके जाना चाहिए, अर्जुना पुरस्कार, ठीक है। या फिर एक और दिया जाता है खेल रत्न, पहले कहा जाता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अब ये दिया जाता है प्रधानमंत्री खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। अर्जुन अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड, ये आपको प्रत्येक वर्ष होता है, खेल दिवस के अवसर पर होता है ना, तो उसे आपको करके जाना चाहिए। अगला सवाल है, अगला सवाल खेल दिवस 29 अगस्त, 29 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को खेल दिवस मनाने के पीछे कारण क्या है कि एक बहुत बड़े एथलीट हुए भारत के खेल जगत में, नाम था उनका मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद जो है हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, हॉकी के जादूगर। अब आपको मैं बता दूं कि इनका जो नाम है ना, जिसमें ये आर्मी का एक पद का नाम जुड़ा हुआ है मेजर, ये मूलतः आर्मी में काम करने वाले नहीं थे, बल्कि इनका सम्मानजनक रूप से ये नाम दिया गया है। शुरुआत में आपको पता होगा कि भारत जो ओलंपिक में लगातार 3-4 बार स्वर्ण पदक जीता था, तो उस समय ये एक प्रमुख सदस्य के रूप में थे। इनसे जुड़ा हुआ एक कहानी कहा जाता है कि इनके खेल को देखते हुए जर्मनी का जो शासक था हिटलर, उन्होंने इसे जर्मनी में इन्हें, मेजर ध्यानचंद जी को जर्मनी की टीम में शामिल होने का न्योता दिया था और इन्होंने एकदम ससम्मान से नकार दिया था, ठीक है। कभी हम लोग प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज पर वीडियो बनाएंगे तो इन पे चर्चा करेंगे विशेष रूप से। ध्यानचंद को ही पहली दफा जब खिलाड़ियों को भारत रत्न देने की बात कही गई तो ध्यानचंद का नाम पहली दफा आया था, लेकिन यह अवसर सचिन तेंदुलकर को मिला, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया, वो भी भारत रत्न है हमारे, इसमें क्या सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मैग्सेसे पुरस्कार या रमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है, वे किस देश के राष्ट्रपति थे? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, वो फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति थे। फिलीपींस जिसकी राजधानी है मनीला, और मनीला अन्य चीजों के लिए भी काफी फेमस है, और वो है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर के रूप में। और फिलीपींस अपने धान के उत्पादन के लिए भी काफी फेमस है, ठीक है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित थोड़ी बात समझ लीजिए। रमन मैग्सेसे पुरस्कार भारतीयों को बहुत दफा मिला है, बहुत सारे ऐसे प्रोमिनेंट नेम हैं जो रमन मैग्सेसे सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। उनमें से जो सबसे पहला नाम मैं जो रिकॉल कर पाता हूं वो है आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे भूदान आंदोलन के लिए, विनोबा भावे भूदान आंदोलन के लिए। फिर उसके बाद जेपी का नाम, जयप्रकाश नारायण का नाम। हाल फिलहाल में देखा जाए बिहार से तो रवीश कुमार, जो पत्रकार थे एनडीटीवी से, रवीश कुमार। और भी जो कोई प्रोमिनेंट नाम है उनमें किरण बेदी, किरण बेदी जो पहली लेडी आईपीएस ऑफिसर है ना। फिर अरविंद केजरीवाल, इनको भी मिला है, ये भी क्या है, रमन पुरस्कार, रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता है। और इस साल इंटरेस्टिंगली 2025 का जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो भी भारत के एक समूह को मिला है, एजुकेट गर्ल्स। ये फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली ग्रामीण और शैक्षिक रूप से वंचित क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा के लिए सामुदायिक और सरकारी संसाधनों को जुटाने के अपने काम के लिए सम्मान पाने वाला पहला भारतीय संगठन बन गया है। साहिना अली मालदीव की और फ्लोवियानो एंटोनियो एल विलानोवा ये फिलीपींस की हैं। तो जो हमारा ये वाला हिस्सा है वो सवाल है, ये भी आपको जानकर जाना चाहिए। 7 नवंबर 2025 को मनीला फिलीपींस में आयोजित किया गया था ये, ठीक है। तो ये जो फैक्ट है इससे जुड़ा हुआ आपको बात देख के जाना चाहिए। अगला है सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो सहारा रेगिस्तान जो है वो अफ्रीका, यानी सी नंबर विकल्प सही है। इससे जुड़ा हुआ फैक्ट जो है हम थोड़ा मैप से कर लेते हैं। पूरी दुनिया में 13 बहुत बड़े कह सकते हैं प्रमुख मरुस्थल है ना, जिसमें सहारा सबसे बड़ा है। सहारा सबसे बड़ा है क्षेत्र के अनुसार, सहारा सबसे बड़ा है, जिसका लोकेशन यहाँ पर 1 नंबर है, देख लीजिए ये है ना। दूसरा में है कालाहारी, ये भी अफ्रीका में है। दूसरा क्या है? कालाहारी। तीसरा नामीब, तीसरा नामीब यहीं पर है, दूसरा और तीसरा यहीं पर है। फिर चौथा अरब, ये वाला। फिर पांचवा, पांचवा ईरान, ये सटा हुआ एरिया है। छठा थार जो भारत के राजस्थान में, ये इंडिया का राजस्थान, इंडिया का
राजस्थान, सातवां तकला मकान और आठवां गोबी। अच्छा, एक बात और यहाँ पे ऐड ऑन करना, मरुस्थल दो तरह के होते हैं, मरुस्थल दो तरीके के होते हैं, एक ठंडे मरुस्थल और एक गर्म मरुस्थल। तो राजस्थान वाला या फिर ये जो है ये गर्म मरुस्थल है, जबकि गोबी मरुस्थल जो कि 8वें नंबर पर है, ये विश्व का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल है। और जानते हो ये हिमालय जो है ना, हमारे लिए प्रोटेक्शन का काम करता है, यहाँ से जो ठंडी हवाएं चलती हैं उसको रोक लेता। अगर ये हिमालय नहीं होता तो पूरा उत्तर भारत बर्फ से ढका हुआ होता, और फिर आप ऐसी स्थिति में जीवन की जो कल्पना आज कर पाते हैं वैसा नहीं होता। ठीक है, फिर उसके बाद से सोनोरन, मोजावे, अटाकामा, पेटेगोनिया या पश्चिम ऑस्ट्रेलिया अलग अलग जगहों पर है। तो जो ये मरुस्थल है से जुड़े हुए फैक्ट थोड़े से आपको जानकर जाने चाहिए। अगला प्रश्न, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो आपको कुछ कुछ फेमस कप जान के ही जाना है, वो आता ही आता है। डूरंड कप मुझे लगता है कितनी दफा मैं रिपीट करते जा रहा हूँ, टेनिस से संबंधित है। अगला चलते हैं, निम्न में से किस वर्ष 2014 का शांति नोबेल पुरस्कार, नोबेल काफी प्रसिद्ध है और इस प्रश्न को तो थोड़ा लॉन्ग टर्म भी ले सकते हैं, क्योंकि इस वर्ष कैलाश सत्यार्थी जो भारतीय हैं इन्हें आपको नोबेल पुरस्कार मिला है। आपको कुछ भारतीय ही हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, एक तो विज्ञान के क्षेत्र में आप सेलेक्टेड नाम देख सकते हैं, लेकिन वो अधिकतर अमेरिका में रहते थे जिनका मूल स्थान भारत था। जो भारतीयों को मैं रिकॉल कर पाता हूँ अभी हाल फिलहाल में, तो कैलाश सत्यार्थी तो एक उनमें से हैं ही। इसके साथ साथ एक आप अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दो नाम, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दो नाम, एक आपको अमर्त्य सेन का नाम आता है, गरीबी और अकाल इनकी पुस्तक थी, उस पर वेलफेयर इकोनॉमिक्स पे काम करने के लिए इनको दिया गया था। और एक और अर्थशास्त्री अभिजीत चट्टोपाध्याय है ना, इन्हें मिला था, और इनको सपत्नी, इनकी पत्नी भी इकोनॉमिस्ट थी, उनको भी मिला हुआ था। इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन है, 1913 में पहले भारतीय या पहले एशियाई के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी कृति गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो नोबेल पुरस्कार से संबंधित जो कुछ भारतीय नाम है आपको करके जाने चाहिए, पूछा जा सकता है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू असम का लोक नृत्य है। लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है कि बिहू तीन प्रकार का है, यानी असम में ये जो लोक नृत्य है वो तीन प्रकार का है। इसे थोड़ा जान लीजिए, इंटरेस्टिंग तो है ही और आपके लिए प्रश्न भी है, भारत को जानने का मौका तो है ही और आपको नौकरी दिलाने का रास्ता भी है। एक को बोला जाता है बोहाग बिहू। अब अगर थोड़ा सा अगर टफ पूछ दे तो ये बिहू कब मनाया जाता है ये पूछ सकता है। तो बोहाग बिहू अप्रैल में, काटी बिहू अक्टूबर में, माघ बिहू जनवरी में। ठीक है, ये सभी कृषि से जुड़े हुए हैं, जिसमें असम के नवयुवक और नवयुवतियां वहां की पारंपरिक वेश में आते हैं, नृत्य करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पेरू की राजधानी क्या है? तो पेरू की राजधानी है लीमा, जो विकल्प नंबर सी में है। अगला प्रश्न, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ है? अब देखो, कुछ कुछ ऐसे जगह हैं जो कभी हुए लेकिन उनका इम्पैक्ट बड़ी लंबा रहा। जैसे भोपाल गैस त्रासदी से सवाल पूछ देता है कि किस जगह पर यह हुआ, तो भोपाल में हुआ। किस गैस के रिसाव से हुआ, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के हुआ। कौन सा व्यक्ति जिम्मेवार है, कब हुआ, 1984 में। तो इस तरीके के सवाल पूछते हैं। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो है ना, वो सोवियत संघ में था, यानी 1990-91 में जो सोवियत संघ टूटा, रसिया उसमें सबसे बड़ा हिस्सा बना, तो सोवियत संघ के जमाने में एक जगह था चेरनोबिल परमाणु संयंत्र। और आपको मैं बताऊं कि अब तक जितने भी औद्योगिक एक्सीडेंट्स हुए हैं उसमें चेरनोबिल सबसे बड़ा एक्सीडेंट है ना, सबसे बड़ा जान माल का हानि इस एक्सीडेंट में हुआ है। तो ये आपको जानकर जाना चाहिए, जो वर्तमान की रशिया में या फिर उस समय सोवियत संघ में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जापान की मुद्रा क्या है? तो येन है। यानी मैंने जो पहले भी बता रखा है, राज्य, देश, राजधानी, राष्ट्र प्रमुख, संसद सदस्य, न्यूज एजेंसियां, करेंसी, ये सब आपको करके जाना है। जापान की मुद्रा क्या है? येन।
जापानी येन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया? ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। उस समय एक तूफान आया था नीलोफर। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है, क्या आपने कभी सोचा है कि ये नाम कहां से आते हैं? इस पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। नाम को लेकर क्या है कि एक संगठन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वो क्षेत्रीय विशेषज्ञों का एक पैनल बनाता है और लोगों के बीच भ्रम ना जाए इसीलिए एक नाम रखा जाता है। और जब यह देखा जाता है कि कोई तूफान 39 मील प्रति घंटा या 63 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक हो जाए, तब उसका एक नाम बनाया जाए ताकि लोगों को आगाह किया जा सके, बचने का उन्हें एक मौका दिया जा सके। ये नामकरण की प्रक्रिया कुछ क्षेत्रीय समूह मिलकर करते हैं, जिसमें अटलांटिक और पैसिफिक क्षेत्र हो गया। हिंद महासागर के लिए भारत सहित भारत, बांग्लादेश, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई और यमन, ये 13 देश हैं। ये 13 देश 13 नाम से हो जाते हैं, यानी 169 नाम होते हैं और बारी बारी से इसका उपयोग किया जाता है। नाम को लेकर सर्वमान्य हो, कुछ नियम है जो धार्मिक रूप से किसी को ठेस ना पहुंचाए, हर कोई समझ सके, कुछ इस तरीके से नाम रखा जाता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है, यदि कोई तूफान बहुत विनाशकारी हो जाए, बहुत ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा दे, तो उस नाम को सूची से हटा लिया जाता है। जैसे कि एक नाम था कैटरीना, ये अमेरिका में आया हुआ तूफान था, अब कैटरीना दोबारा कभी नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये एक प्रक्रिया थी जो काफी इंटरेस्टिंग भी थी और हमें जानना भी चाहिए था। तो कुल मिलाकर इस सेगमेंट में, यानी कि बीएसएससी के द्वारा आयोजित सीजीएल द्वितीय के फर्स्ट सिटिंग का ये कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने किया। अगली मीटिंग में इसमें जो बाकी के प्रश्न रह गए हैं उसे हम लोग करेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।